हो गया? ठीक है, देखो बच्चों जरा, अभी ठीक है क्या? एक बार चेक करिएगा वापस से। स्ट्रीमिंग मैंने फिर से चालू करवाई है, कुछ इश्यू आ रहा था हल्का सा, तो मुझे लग रहा है कैमरा से थोड़ा इश्यू हो रहा था, तो कहीं से थोड़ा सा वायर प्लस माइनस है, अगर फ्लक्चुएशन हो भी तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 2-4 सेकंड का ब्लैकिश हो सकती है स्क्रीन, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएगी। ये थोड़ा सा इशू आ जाता है हमारे कैमरे में, अब इसको सेटअप उठा के दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तो बहुत डिस्टेंस हो जाती है, तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लासेस रेगुलर लग रही है। तो 2-4 सेकंड का अगर पॉज आए तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है क्या? तो चलिए, लेक्चर नंबर 4 जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट का था वो आज हम लेकर के आए हैं और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए देखिए क्या क्या इस आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है, देखिए जरा। हाँ जी, तो हमको क्या क्या डिस्कस करना है आज? हमको कुछ मोल के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने हैं। पहला हेडिंग हमारा ये होगा, दूसरा हमको मोलर वॉल्यूम देखना है, तीसरा हम कन्वर्जन देखने वाले हैं कि मोल से वॉल्यूम में कन्वर्जन कैसे करते हैं, वॉल्यूम से मोल में कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। चौथा हम लास्ट पार्ट देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स का। एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉज था तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया, थोड़ा एडजस्ट करेंगे आज, ठीक है बच्चा। तो ये 4 चीजें हमको डिस्कस करनी है आज। आइए पहले चीज को डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखने वाले हैं। किस टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं सर, जरा उसको समझाइएगा। देखना बेटा, क्या आपको पता चल चुका है क्या कि जब भी मैं आपसे 1 मोल बोलता हूं तो आप NaX की बात करते हैं। जैसे 1 मोल X बराबर NaX। अब यहां पे X की जगह अगर मैं एटम भर देता हूं, 1 मोल एटम बराबर Na एटम, मॉलिक्यूल भर देता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल बराबर Na मॉलिक्यूल, यहां पे पार्टिकल भर देता हूं तो वहां पे X की जगह क्या आ जाएगा, पार्टिकल। तो शायद आप मोल का कहानी थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। कुछ और टर्म्स हैं जो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कौन से टर्म्स हैं? तो ऐसे 2-3 टर्म्स है, बस उन टर्म्स को आप जान जाइए। जैसे अगर मैं आपके लिए लिखता हूं ग्राम एटम, जैसे कहीं लिख दूं 1 ग्राम एटम, इसका मतलब है बेटा 1 मोल। इसका मतलब ग्राम एटम को ही क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। एक टर्म और है, जैसे मैं कहता हूं ग्राम मॉलिक्यूल, क्या कहता हूं, ग्राम मॉलिक्यूल। तो ये जो ग्राम मॉलिक्यूल है ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 मोल हो जाएगा। फिर इसके आगे चलिए, 1 ग्राम आयन, अगर आप 1 ग्राम आयन की बात करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्राम आयन को भी हम लोग मोल ही बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल आयन। वैसे ही ये 1 मोल एटम, ये 1 मोल मॉलिक्यूल। बोलिए कहानी समझ में आ रही है क्या? 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन मतलब 1 मोल आयन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कौन से? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। एक ऐसा और टर्म भी है 1 ग्राम मोल, इसको भी हम लोग 1 मोल ही बोलते हैं, 1 मोल ही बोलते हैं। तो ग्राम मोल को भी हम लोग मोल बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम मोल। जिसमें से अगर ये जो ग्राम एटम लिखा हुआ है ये केवल और केवल एटम के लिए ही स्पेसिफिक है। जैसे मैं कार्बन एटम की बात करता हूं, मैं कहूं आपसे कार्बन एटम का 1 मोल है, उसका मतलब मैं एक तरीके से और कह सकता हूं 1 ग्राम कार्बन एटम का, 1 ग्राम कार्बन एटम है। बात समझिए मेरा, मैं अगर कार्बन एटम की बात करता हूं तो ये नहीं कह सकता 1 ग्राम मॉलिक्यूल कार्बन एटम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल होगा, मॉलिक्यूल के लिए। बात समझ रहे हैं क्या? चलिए ये अच्छे से समझते हैं। सो ये क्या कह रहा है, देखिए। तो ये आपके सामने 4 टर्म्स है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम मोल। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मोल को। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े फिर। चलिए, क्या समझ गए क्या? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मोल को। आओ जरा देखो, जो ग्राम एटम शब्द है बेटा वो आपके केवल और केवल एटम के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है, एटम के लिए। एग्जांपल, जैसे लिखा है 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। केवल ये ओ लिखने का क्या मतलब है, एटम की बात की जा रही है। अगर ये लिखा है 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 2 मोल ऑफ कार्बन की बात कर रहा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, नीचे वाला स्टेटमेंट जरा पढ़िएगा, 2 ग्राम एटम ऑफ N2। क्या ऐसा आप लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि N2 क्या है, N2 तो मॉलिक्यूल है, N2 तो मॉलिक्यूल है। और ग्राम एटम किसके लिए लिखा जाता है, केवल एटम के लिए लिखा जाता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा या फिर गलत स्टेटमेंट है। हाँ, अगर यहाँ पे केवल नाइट्रोजन होता तो मैं लिख देता 2 मोल नाइट्रोजन। बात समझ में आया? N केवल सिंगल है। चलिए, तो कौन क्या सही क्या गलत शायद अब आप समझ चुके होंगे। तो ग्राम एटम भी मोल को रिप्रेजेंट करता है, और किसके मोल को, एटम के मोल।
आइए ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल भी किसको बताता है? मोल को ही बताता है, लेकिन किसके मोल को? मॉलिक्यूल के मोल को। जैसे 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसको आप क्या लिख देंगे? 2 मोल ऑफ O2। बोलो बात समझ में आ गई क्या? नीचे देखो 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O, क्या आप इसको 2 मोल ऑफ O लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि O क्या है? O तो एटम है, O तो एटम है। ग्राम मॉलिक्यूल किसके मोल के लिए लिखा जाता है? मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल के मोल के लिए लिखा जाता है। तो एटम को आप मोल के मॉलिक्यूल से लिंक नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो जब भी ग्राम मॉलिक्यूल लिखा जाए वो मॉलिक्यूल का मोल बताता है, ग्राम एटम लिखा जाए वो एटम का मोल बताता है। तो ये एक शब्द है जो मोल को ही बताता है। चलिए ये ग्राम मोल। अब ये जो ग्राम मोल शब्द है ये दोनों के लिए वैलिड है, ग्राम एटम के लिए भी वैलिड है और ग्राम मॉलिक्यूल के लिए भी वैलिड है। जैसे अगर यहां पे लिखा है, देखिए 2 ग्राम मोल ऑफ O, 2 ग्राम मोल ऑफ O का क्या मतलब है? 2 मोल ऑफ O, और यहां पर O क्या है? एटम है ना बेटा, एक ऑक्सीजन लिखा है, तो जो ग्राम मोल है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मोल, 2 मोल ऑफ। जैसे लिखा है 2 ग्राम मोल ऑफ O2, तो यहां पर O एटम था और यहां पे O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल, तो इसके लिए भी मैं ग्राम मोल लिख सकता हूं। तो मैं सीधा सीधा लिख दूं क्या? 2 मोल ऑफ O2। बोलो कहानी समझ में आ रही है? तो जो ग्राम एटम है वो एटम के लिए लिखा जाएगा, जो ग्राम मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाएगा, लेकिन जो ग्राम मोल है वो एटम के लिए भी लिखा जा सकता है और मॉलिक्यूल के लिए भी लिखा जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, 2 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़िए, 2 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन। मैं यहां पर क्या इसके लिए क्या लिखूंगा? ग्राम मोल की जगह मोल लिख दूं तो 2 मोल, ऑफ ऑक्सीजन की जगह ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन एटम है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये कौन बताएगा? इसका मतलब मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये तो समझ गया कि 2 मोल ऑक्सीजन की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो जो 2 मोल है वो ऑक्सीजन एटम की बात की जा रही है या जो 2 मोल है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। इसीलिए ये स्टेटमेंट एम्बिग्यूअस है, यानी कि मैं बता नहीं सकता कि आप एटम की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट का कोई करेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं निकलता है। हाँ, अगर फिर भी आपको आंसर निकालना ही पड़ जाए तो आप क्या मानेंगे? तो आप जो भी उस चीज का नेचुरली एग्जिस्टिंग पार्ट होगा आप उसी को मानेंगे। जैसे ऑक्सीजन O के फॉर्म में नहीं मिलता, किसके फॉर्म में मिलता है? O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो अगर आपको फिर भी आंसर निकालना होगा तो आप ऑक्सीजन को क्या मान के निकालेंगे? O2। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे? 2 मोल ऑफ O2, उसके हिसाब से आप आंसर निकालेंगे। लेकिन हाल फिलहाल ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, यानी कि आप फाइनली बता नहीं सकते। चलिए आइए अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो यहां तक की हमारी कहानी थी इंपॉर्टेंट टर्म्स की, और यहां पर हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को खत्म कर लिया है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये सब क्या होता है? ये सब आपका एक मोल को ही बताता है। ठीक है क्या? पानी पी लेता हूं, आप लोग भी पी लीजिए। पानी पानी पानी। अरे सर ये तो कोल्ड ड्रिंक है। तो मेरी तो पार्टी चल रही है भाई क्लास में ही। मैंने सर से बोला कि सर थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो सर ने ठंडा पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक ही उठा लाई। ये तो बहुत अच्छी बात। तो जब इतने अच्छे पार्टनर्स लोग रहते हैं तो बहुत मजा आता है भाई। ठंडे पानी की जगह ठंडा मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है ना? चलो ठीक है बेटा, तो आप लोग भी ठंडा वंडा पी लीजिए घर में। देखिए मम्मी से मांगिए, ठंडा डंडा ना मिल जाए, उसकी बात का भी डर है। तो देख लो कि तुम्हें क्या मिलता है, मुझे तो मिल गया कोल्ड ड्रिंक। चलिए, तो यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन सब एक मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप उसको उसी हिसाब से उस चीज का आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है बेटा वो है मोलर वॉल्यूम का। मोलर वॉल्यूम क्या होता है उसको समझिए। जैसे अब मैंने आपको मोलर मास बता दिया है ना, मोलर मास में ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बता दिया। तो मोलर मास जैसे होता है वैसे मोलर वॉल्यूम भी होता है। मोलर मास क्या है सर? एक मोल एंटिटी का मास ही मोलर मास कहलाता है। अगर वो एक मोल पार्टिकल एटम हुआ तो उस एटम का मोलर मास हो जाएगा। अगर वो एक मोल मॉलिक्यूल हुआ तो वो एक मॉलिक्यूल का मोलर मास हो जाएगा, एक मोल मॉलिक्यूल का मोलर मास हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, एक मोल एंटिटी का मास एक मोल एंटिटी का मास मोलर मास कहलाता है। वैसे ही एक मोल एंटिटी का जो वॉल्यूम होगा, क्या होगा? वॉल्यूम होगा। उसी को क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम कहेंगे। लेकिन ये जो वॉल्यूम निकलता है बेटा, ये एक स्पेसिफिक यानी कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पर निकलता है। इसका मतलब जो मोलर वॉल्यूम की हम चर्चा कर रहे हैं वो एक मोल गैस का वॉल्यूम है।
किस पर? किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पर। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री, 50 डिग्री तापमान ले लो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, इस पर जो वॉल्यूम आ गया वही एक वॉल्यूम है, वैसे ही वही एक वॉल्यूम का हिस्सा है। वैसे ही मैं अगर आपसे कहूं कि आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ले लीजिए, टेम्परेचर क्या? 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर ले लीजिए, तो ये क्या हो गया है कि मैंने टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसी जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है बेटा जहां पर तापमान आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर आपका 1 एटीएम हो, उस वक्त को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है क्या? तो उस समय जब 1 मोल गैस होगी तो उसी के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए आइए मोलर वॉल्यूम की कहानी समझते हैं। ये जो पीवी बराबर एनआरटी है बेटा, ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है, शायद आपने क्लास 9 10th में भी सुनी होगी, पीवी बराबर एनआरटी। तो ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। आइडियल गैस की इक्वेशन में जो P है बेटा वो प्रेशर को बताता है, V है वॉल्यूम को बताता है गैस की, N है मोल्स, गैस के मोल्स को बताता है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T है टेम्परेचर। जो प्रेशर है वो आपके एटीएम में लिखा जाएगा। अब जो गैस का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम बेटा कुछ और नहीं, आपके कंटेनर का, आपके वेसल का ही वॉल्यूम होता है। जिस भी बर्तन में गैस है उसी का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। और मोल्स ऑफ गैस, जितना मोल्स उस गैस का है उसी हिसाब से हम एन रख देंगे। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये जो आर होता है बेटा, अब पीवी बराबर एनआरटी में अगर आप आर निकालेंगे तो पीवी तो उधर है, एनओटी नीचे आ जाएगा, तो आर इक्वल टू पीवी बाई एनटी। अब जब आर के 3 वैल्यूज हैं, एक है 0.0821 लीटर एटीएम मोल, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है, और दूसरा है आर इज इक्वल टू 1.97 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और तीसरा है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये डिपेंड कर रहा है कि आपको किस टाइप के चीजों का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए आइए, तो यहां तक की कहानी हम समझ गए। और टेम्परेचर जो आप लिखेंगे बेटा वो केल्विन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? केल्विन में। आगे बढ़ते हैं। मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मोलर वॉल्यूम मैंने आपको बताया 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, किस पर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पर। ठीक है, अब देखिए यही लिखा है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। ठीक है क्या? चलिए आइए, एसटीपी क्या है? आपका फिक्स एक टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन है। प्रेशर जितना होना चाहिए लगभग 1 बार, जो कि लगभग 1 एटीएम के आसपास होता है, और टेम्परेचर 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है क्या? ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है। वैसे ही एक कंडीशन और होती है जिसको बोलते हैं एनटीपी। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का क्या मतलब है? टेम्परेचर नॉर्मल हो, जैसे लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर लगभग 1 एटीएम के आसपास, तो इसी को बोलते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो 2 कंडीशन है हमारे पास, एसटीपी और एनटीपी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, आइए मोलर वॉल्यूम का कैलकुलेशन समझाता हूं आपको। देखो जरा, मोलर वॉल्यूम क्या होता है जरा बताना। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कहां पर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर। अब वॉल्यूम क्या है? देखो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एनआरटी डिवाइडेड बाई पी, एनआरटी डिवाइडेड बाई पी, यही हो जाएगा वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम है ये 1 मोल का कह देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम। किस पर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर और प्रेशर को आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, फिक्स कर दिया, तो आप क्या लिख देंगे? आप निकाल किसका रहे हैं? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम होता क्या है? 1 मोल का वॉल्यूम, तो एन क्या हो जाएगा? 1, तो एन की जगह मैं क्या रख दूंगा? 1। आर क्या है? आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर क्या है बेटा? टेम्परेचर जैसे कि मैंने बताया एसटीपी पर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर। प्रेशर कितना हो जाएगा? 1। अगर आप इसको काटिए पीटिए सब आप काट कूट के देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 22.4 लीटर। इसका मतलब जो मोलर वॉल्यूम है किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर वो क्या है? 22.4 लीटर है। अगर आप इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22400 ml आ जाएगा। तो यही है आपका मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पर। यही आपके पिछले स्लाइड पर लिखा हुआ था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, बोलो भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया? तो मोलर वॉल्यूम शायद आप समझ गए होंगे। मोलर वॉल्यूम किसको कहते हैं? 1 मोल गैस का वॉल्यूम किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में। अब अगली स्लाइड क्या है? कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू वॉल्यूम। अब जैसे कि आपको मोलर वॉल्यूम की कहानी समझ में आ गई, तो आपको कई बार वो क्वेश्चन में वॉल्यूम दे देगा और बोलेगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर ये किसी गैस का वॉल्यूम है, इसमें कितने मोल होंगे।
या फिर मोल दे देगा, पूछ लेगा बताओ टीपी और एनटीपी कंडीशन पर ये कितना वॉल्यूम होगा इसका। तो आपको ये बताना होगा कि वॉल्यूम से मोल में कैसे जाते हैं और मोल से वॉल्यूम में कैसे जाते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर आपके सामने लिखा हुआ है, जरा देखिएगा। अगर आपको मोल से वॉल्यूम पर जाना है, कहां जाना है? मोल से, ये देखो यहां पर लिखा है, ये है मोल, और यहां से आप कहां गए? वॉल्यूम पर। तो मतलब आपको मोल दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा, मोल से वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 22.4 लीटर का। और अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 22400 मिलीलीटर का। ठीक है क्या? वैसे ही अगर आपको वॉल्यूम दिया है, और आपको एसटीपी और एनटीपी पर मोल बताना है, तो आप क्या करेंगे? वॉल्यूम से मोल में आएंगे तो क्या कर देंगे? डिवाइड। कितने का डिवाइड करेंगे? सेम फैक्टर का। 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, या तो 22400 ml से डिवाइड कर देंगे। तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मोल, अगर आपको किसी भी चीज से मोल निकालना है, मतलब आप मोल की तरफ जा रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे वॉल्यूम से मोल निकालना है तो मोल की तरफ जा रहे हो, तो मोल की तरफ जाओगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड। अब ध्यान रखना, वॉल्यूम से मोल निकालने वाला फैक्टर है 22.4। अगर मोल से दूर जा रहे हो, मतलब मोल से वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो मोल से दूर जा रहे हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। और अगर मोल के पास जा रहे हो, मतलब वॉल्यूम दिया है, मोल निकालना है, तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। बात समझ गए क्या? बोलो भैया, ये कन्वर्जन फैक्टर है। एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन डल हुई है, जरा पॉज करना और इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, मोलर वॉल्यूम समझ गए आप लोग, आगे बढ़े। कन्वर्जन फैक्टर आपको आ गया। चलिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने, इसको कर दीजिए फटाक से। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ गैस एट 2 मोल गैस एक्स एट एसटीपी? मतलब एक गैस है एक्स, उसके 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी कंडीशन पर? तो जरा बताइएगा, आपको मोल दिया हुआ है और एक आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, दो चीजें हैं आपके पास। आपको क्या दिया? क्या है? मोल, और पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम। यानी कि आप कहां जा रहे हैं? मोल से वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं, तो मोल से दूर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितने का मल्टीप्लाई? 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई। तो मोल कितना दिया हुआ है? 2। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? बोलो। मोल से मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम का, सॉरी, हाँ, 22.4 का मोल कितना है? 2, और 22.4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए लीटर में, तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा? 22 दूना 44, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 44.8 लीटर्स के आसपास का वॉल्यूम निकलकर आ जाएगा उस एक्स गैस का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशंस पर। बोलो, कहानी समझ आ गई? ठीक है, देख लो जरा, आगे बढ़े। चलिए आइए, यहां तक की कहानी हमने कंप्लीट कर ली है। अब ध्यान से सुनना मेरे बेटा, मोल से रिलेटेड जो भी सारे कन्वर्जन्स हैं, जैसे मोल से मास में कैसे जाना है, फॉर्मूला बता दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट डिवाइडेड बाई, मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाई, अरे यार, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये बार बार स्क्रीन मेरी डल हो रही है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपको मोल्स निकल आया है तो आप Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम आ जाएगा। आज मैंने आपको वॉल्यूम और मोल का भी कन्वर्जन फैक्टर बता दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब आपको मोल, वेट, मॉलिक्यूल, एटम, वॉल्यूम, ये सारे के सारे कन्वर्जन फैक्टर अब आपको आने चाहिए। और क्योंकि ये कहीं उधर, कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं इधर छिटका हुआ है, मैं इसको समेटने जा रहा हूं, और गौर से, ध्यान से इस क्लास को समझिएगा। अब आपसे अगर कोई भी पूछे मोल से वॉल्यूम कैसे जाना है, तो इस वाले डिस्कशन के बाद आपको आना चाहिए। मोल से मास कैसे जाना है, मास से मोल कैसे जाना है, एटम से मास कैसे जाना है, एटम से मॉलिक्यूल कैसे जाना है, मॉलिक्यूल से वॉल्यूम कैसे निकालना है, वॉल्यूम से मॉलिक्यूल कैसे जाओगे। ये सारे जो कन्वर्जन्स हैं, ये इस कन्वर्जन का मैं आपको रामबाण देने जा रहा हूं। तो इसलिए गौर से अब आने वाले जो मैं समझाने वाले 15-20 मिनट हैं, इस 15-20 मिनट को एकदम दृढ़ता से समझिएगा। इसके बाद मैं गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपको आगे मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मोल निकालने वाले, वॉल्यूम निकालने वाले, एटम निकालने वाले, ये सारे गलत हो ही नहीं सकते अगर आप इस 15-20 मिनट को दृढ़ता से अच्छे से सुन लेते हो। यही 15-20 मिनट में आपके 3 लेक्चर की समरी उठ के इस वाले 20-25 मिनट में आने वाली है। इसलिए गंभीर मुद्रा में अच्छे से इस चीज को समझिएगा। चलिए, तो मैं इस चीज को कंक्लूड करने जा रहा हूं, कन्वर्जेंस को। कितने कितने कन्वर्जेंस है, सबको एक जगह उठा के रखता हूं। आओ जरा देखना, ये 5 डिब्बे आपको बनाने हैं जैसे मैंने बनाया। 5 डिब्बे कैसे?
3 डिब्बे ऊपर और 2 डिब्बे नीचे, और इसके नीचे 1 डिब्बा, इसके नीचे 1 डिब्बा। जैसे मान लो तुम 6 डिब्बे बना लो ना, 6 डिब्बे बना लो, सबसे राइट का नीचे वाला मिटा दो, बस इतना। ठीक है, ये 5 डिब्बे आप बना लीजिए। और जो सबसे बीच वाला डिब्बा है उसमें लिखना मोल। क्या लिखोगे सबसे बीच वाले डिब्बे में? मोल। देखो वॉल्यूम वगैरह आ रही है क्या? ठीक है, तो सबसे बीच वाले डिब्बे में आप क्या लिखेंगे बेटा? मोल। चलिए, मोल के राइट साइड में आपको लिखना है मास। क्या लिखना है आपको? मास। ठीक है, मोल के लेफ्ट साइड में आपको लिखना है बेटा मॉलिक्यूल। क्या लिखना है? मॉलिक्यूल। मोल के नीचे वाले में आप लिखेंगे वॉल्यूम। क्या लिखेंगे बेटा? वॉल्यूम। और ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के नीचे वाले में आप लिखेंगे एटम्स। क्या लिखेंगे? एटम। ये आपके 5 डिब्बे हैं, 5 डिब्बों में आपको कन्वर्जन बताने जा रहा हूं। तो यहीं से अब आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि मास से मोल जाना है तो भी मुझे पता कुछ होना चाहिए, मास से वॉल्यूम जाना है तो भी मैं आ सकता हूं, मास से मुझे अगर एटम जाना है तो भी आ सकता हूं। वैसे ही मॉलिक्यूल से मास जाना है, मॉलिक्यूल से वॉल्यूम जाना है, एटम से मास जाना है, एटम से वॉल्यूम जाना है। तो हर एक कन्वर्जन फैक्टर आपके इस स्क्रीन पे, जरा इस 5 डिब्बों को एक बार गौर से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसके कन्वर्जन फैक्टर्स को बताता हूं। ये डिब्बे शायद अब आप देख लिए। अब एक बात मेरी गौर से सुनिएगा, जब भी आपको मोल निकालने को बोलेगा किसी भी चीज से, वॉल्यूम से, एटम से, मॉलिक्यूल से, मास से, तो आप उस चीज को मैं बोलूंगा मोल की तरफ जा रहे हैं। क्या बोल रहा हूं? मोल की तरफ जा रहे हैं। 2 ही शब्द मैं बोलूंगा। एक मैं बोलूंगा मोल की तरफ जाना। मोल की तरफ जाना मतलब कहीं से भी आप हैं उसमें आप मोल के पास जा रहे हैं। तो जब भी, अभी सुनिएगा, कहीं से भी आप हैं अगर मोल की तरफ जा रहे हैं, मतलब मोल की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त आप मोल के पास जा रहे हैं। मोल निकालने का मतलब है आप मोल की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो भी कन्वर्जन फैक्टर्स हैं उसका डिवीजन होगा। 2 ही शब्द मैं बोल रहा हूं। अगर आप मोल के पास जा रहे हैं, मोल की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, और अगर आप मोल से दूर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको मोल दिया है और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आप मोल से दूर जा रहे हैं, मोल से दूर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और मोल के पास जा रहे हैं, मान लो वॉल्यूम से मोल पूछ रहा है, तो मोल के पास जा रहे हो, तो मोल के पास जाते हुए क्या करोगे? डिवाइड। 2 फैक्टर्स आपको याद रखना है। अगर आप मोल की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे बेटा? मोल की तरफ जाने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। और मोल से दूर जाने का मतलब क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूं, स्ट्रीमिंग चालू है क्या? थोड़ा लाइट कट गई। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। हाँ, वॉल्यूम वगैरह आ रहा है ना? चलो ठीक है। तो मैंने 2 चीज बताया, मोल की तरफ डिवाइड, मोल से दूर मल्टीप्लाई। कहानी समझ में आ गई? अब क्या कन्वर्जन फैक्टर है उसको समझिएगा, सुनिएगा गौर से। देखो, जब भी आपको मास से मोल में जाना है, मास से मोल या मोल से मास में, तो जो कन्वर्जन फैक्टर है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। तो जरा देखना, मैंने 2 तीर लगाई है। देखो इधर, कलर चेंज कर देता हूं। मैंने 2 तीर लगाई है, एक ये वाली तीर ऊपर वाली और एक ये तीर नीचे वाली। अब जरा मुझे बताइएगा, मास से मैं कहां जा रहा हूं? मोल की तरफ। ये तीर क्या बता रही है? मास से मोल, मतलब मोल की तरफ जा रहा हूं। तो मोल की तरफ जा रहा हूं मतलब मोल के पास जा रहा हूं, तो यहां पे क्या करूंगा? डिवाइड। किसका डिवाइड करूंगा? मॉलिक्यूलर वेट का। मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है क्या? अब मोल से मुझे कहां जाना है? मास में। मोल से मास में जाने का मतलब क्या है? मैं मोल से दूर जा रहा हूं, मोल से दूर जा रहा हूं तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट का। बोलो, कहानी समझ में आ गई क्या? ये मोल और मास का कन्वर्जन फैक्टर है। आओ, अब अगर आपको मोल से मॉलिक्यूल में जाना है, कहां जाना है? मोल से मॉलिक्यूल में। तो जरा बताओ, मोल से मॉलिक्यूल में जा रहा हो तो मोल से दूर जा रहे हो, मोल से दूर जा रहे हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। किसका? यहां का जो कन्वर्जन फैक्टर है उसको बोलते हैं Na या फिर एवोगैड्रोस नंबर। मतलब अगर आप मोल से मॉलिक्यूल में कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो आपको एवोगैड्रो नंबर का यूज करना पड़ेगा। अगर आप मोल से दूर जा रहे हैं, यानी कि अगर आपको मॉलिक्यूल निकालना है मोल से, तो मोल से दूर मतलब एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई। मान लो आपको मॉलिक्यूल से मोल निकालना है, तो आप मोल के पास जा रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसका? एवोगैड्रोस नंबर का। अरे बोलो, कहानी समझ आ रही है क्या? तो मोल के पास डिवाइड, मोल से दूर मल्टीप्लाई। तो मॉलिक्यूल से मोल जा रहे थे तो पास में जा रहे थे मोल के, तो आपको मॉलिक्यूल और मोल का कन्वर्जन फैक्टर क्या करना पड़ेगा? डिवीजन में लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया किसका? एवोगैड्रो नंबर का। ये थोड़ा कम दिख रहा है क्या? इसको क्लियर कर दूं मैं? चलो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिख देता हूं। ठीक है, इधर से तीर आएंगे। ये क्या है? मॉलिक्यूल से मोल, तो मोल की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे किसका? एवोगैड्रो नंबर। इतनी कहानी समझ में आ गई? अगला कन्वर्जन देखो, वॉल्यूम से चलते हैं, वॉल्यूम से चलते हैं मोल की तरफ। तो अगर आप वॉल्यूम से मोल जा रहे हैं तो मोल की तरफ जा रहे हैं, और अगर मोल की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। किसका डिवाइड करना पड़ेगा? मोल के पास जा रहे हो ना, तो मोल के पास जाओगे बेटा तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किसका डिवाइड करोगे आप? 22.4
लीटर का डिवाइड करेंगे आप। बोलो कहानी समझ में आ गई? अगर आप वॉल्यूम से मोल जा रहे हैं तो मोल की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 22 पॉइंट। तो सिमिलरली अगर आप मोल से वॉल्यूम आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? मोल से दूर जा रहे हो तो गुणा करोगे किसका? 22.4 लीटर्स का। बोलो कहानी समझ में आ गई? नेक्स्ट कन्वर्जन फैक्टर आते हैं। अगर आपको एटम दिया हुआ है और आपको मान लो कि एटम से आपको मास की तरफ जाना है ना, तो एटम से सबसे पहले मॉलिक्यूल निकालोगे, मॉलिक्यूल से मोल निकालोगे, मोल से मास में चले जाओगे। कहानी समझ में आ गई? तो सबसे पहले चलो आओ उधर। अगर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मॉलिक्यूल पर जाना पड़ेगा। तो अगर आपको मॉलिक्यूल से एटम पे आना है, मतलब अब कैसे पता चलेगा कि मोल से पास जा रहे हैं कि दूर? जरा देखो, पहले मॉलिक्यूल यहां तक है, यहां फिक्स है। अब अगर मुझे एटम पर जाना है तो मैं मोल से तो नेट दूर ही जा रहा हूं ना। देखो यहां पर जा रहा हूं तो मोल से तो दूरी बढ़ा रहा हूं ना। अगर मैंने मॉलिक्यूल से एटम की तरफ गया तो मैं मोल से दूर गया। मोल से दूर जाएंगे तो गुणा करना पड़ेगा। और तो मॉलिक्यूल से एटम में जाते हुए आपको फैक्टर जो आता है बेटा वो आता है एटॉमिसिटी। क्या आता है? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं, उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एटॉमिसिटी का। अच्छा, अगर आप एटम से मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं तो एटम से मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब देखो पहले यहां पर थे, अब यहां पर आ गए तो मोल के पास आ गए। तो अगर आप एटम से मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे तो मोल के पास जाएंगे, और जब भी मोल के पास जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किसका डिवाइड करेंगे आप? एटॉमिसिटी। एक बार जरा इसको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, कहानी यहीं तक है। जो इस चीज को समझ गया उसका मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। कन्वर्जन फैक्टर क्या है वो चीजें याद रहे। मोल की तरफ जा रहे हो या फिर मोल से दूर जा रहे हो वो याद रहे। चलिए देखिए, अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, फिर सुन लेना सब लोग। देखो, मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके इसी फ्लो चार्ट से हो जाएंगे। इसमें दो बातें याद करने वाली हैं। आप क्या मोल की तरफ आ रहे हो, यानी कि मोल के पास आ रहे हो तो डिवाइड करोगे। क्या आप मोल से दूर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे। दो ही बात याद रखना है। मोल की तरफ आ रहे हो, मोल के पास आ रहे हो तो डिवाइड, मोल से दूर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई। बीच में रखोगे मोल, राइट साइड रखोगे मास, लेफ्ट साइड रखोगे मोल के मॉलिक्यूल, मोल के नीचे रखोगे वॉल्यूम, मॉलिक्यूल के नीचे रखोगे एटम। अब जरा देखो, मोल से मास में जाओगे तो आप मोल से दूर जा रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। मास से मोल में आओगे तो मोल के पास आ रहे हो तो आप मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड। मोल से मॉलिक्यूल में जा रहे हो तो मोल से दूर जा रहे हो तो Na का, एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई। मॉलिक्यूल से मोल में आ रहे हो मतलब मोल के पास आ रहे हो तो एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड। अब मोल से वॉल्यूम पे आ रहे हो, अगर मोल से वॉल्यूम पे आ रहे हो तो मोल से दूर जा रहे हो, अगर मोल से दूर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई किसका? 22.4 लीटर का। वॉल्यूम से मोल में जा रहे हो तो मतलब मोल के पास जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा किसका? 22.4 लीटर का। अगर आप मॉलिक्यूल से एटम पे आ रहे हैं तो नेट आप मोल से दूर ही जा रहे हैं, मॉलिक्यूल से एटम में आने पर तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका? एटॉमिसिटी का। एटम से मॉलिक्यूल में जा रहे हो तो मोल की पास जा रहे हो, अगर मोल के पास जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिसिटी का। यही है आपके इस फ्लो चार्ट की कहानी। इससे आप हर जगह पहुंच सकते हैं। जैसे अगर आपको एटम से मास पे जाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एटम से मॉलिक्यूल निकालो, मॉलिक्यूल से मोल निकालो, मोल से मास निकालो। अगर आपको एटम से वॉल्यूम निकालना है तो पहले एटम से मॉलिक्यूल पर जाओ, मॉलिक्यूल से मोल पर जाओ, मोल से वॉल्यूम पे आ जाओ। अगर आपको वॉल्यूम से मास निकालना है तो वॉल्यूम से मोल पर जाओ, मोल से मास पर चले जाओ। यही फ्लो चार्ट आपके हर एक क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट को सही करवाएगा। इसी को आपको याद करना है। टेक्निक्स मैंने बता दी हैं 5 डिब्बे के हिसाब से। चलिए इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए और इसी के हिसाब से आंसर क्वेश्चन करिएगा। हो गया? आगे बढ़े? सॉरी, ठीक है आगे बढ़े। तो चलो अब हमको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। उसके पहले बेटा मैं आपके कमेंट्स वगैरह देख लेता हूं। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो कुछ पूछ वगैरह रहा है? हाँ क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी जी, आतिफ जी, हयात साहब गुड मॉर्निंग। क्लियर है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और आतिफ जी, चलिए ठीक है। तो आप लोग जुड़े होंगे तो शायद अब आपको मोल की कहानी को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है बच्चा? तो अब हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जा रहे हैं। इसी फ्लो चार्ट के बेसिस पर आप देखिएगा आपके हर एक क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं, आसान आसान नहीं। तो आप अच्छे क्वेश्चंस का भी बेस आपका यही है। फ्लो चार्ट अगर तुमको याद है तो तुम मोल कॉन्सेप्ट का हर एक क्वेश्चन टैकल करने जाओगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। उससे पहले एक फॉर्मूला बताया था ना, वो तो याद है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास
डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला था वो यहां से निकल भी रहा है, वो यही कन्वर्जन फैक्टर है। ये जो आपका मास है वो गिवन है और ये आपको मोल निकालना है, तो आप उसी हिसाब से कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे फॉर्मूले में भी बताया जाता है। तो ये तो एक कन्वर्जन फैक्टर हो गया। हाँ, आपको ये पूरा याद रहना चाहिए सीक्वेंसली। मैंने इसीलिए एक स्टेप बताया, सबसे पहले ये डिब्बा भरिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और उसी हिसाब से आप मोल के पास जा रहे हैं कि मोल से दूर जा रहे हैं, ऐसे आप निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और ट्राई करने का प्रयास करिए, क्या आपसे हो रहा है क्या। देखिए जरा एक बार इस क्वेश्चन को, प्रयास करिए करने का। चलिए 10-20 सेकंड ले लीजिए, ट्राई करिए। क्या है क्वेश्चन भैया? इन 4 ग्राम ऑफ सिल्वर, जो कि एटॉमिक वेट दिया है उसका 108, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिल्वर। तो 4 ग्राम सिल्वर में कितना सिल्वर है वो उसका अमाउंट आपको बताना है, मतलब सिल्वर की कितने एटम्स हैं उसका, वो चीज आपसे पूछ रहा है। तीसरा, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर के एक एटम का वेट भी आपसे पूछ रहा है। चलिए करें। चलिए ये देखिए गौर से, एटॉमिक वेट दिया है सिल्वर का कितना, 108। सिल्वर का कितना एटॉमिक वेट दिया है आपको, 108। तो आपसे पूछ रहा है 4 ग्राम में कितने सिल्वर हैं। अब जरा सुनना मेरी बात, आपको क्या पढ़ाया गया है, वैसे भी आप ये देखो, तुमको क्या दिया है, मैंने आपको डिब्बा भी बनवाया था, यहां पे आ जाएगा आपका मास, यहां पे आ जाएगा आपका मोल। अभी आपको क्या पूछना है, अभी आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ सिल्वर, मतलब कितना एटम होगा सिल्वर का, तो यहां पे आ जाएगा आपका मॉलिक्यूल और यहां पे आ जाएगा एटम, इसी हिसाब से निकाल दो। 4 ग्राम सिल्वर दिया है, उससे मोल निकल आएगा, क्या मोल की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड करोगे किसका, मॉलिक्यूलर वेट का। तो 4 ग्राम में आपको 4 ग्राम दिया है, उससे आप डिवाइड कर दो 108 का, ये क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो आप इसमें मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करिए तो मोल आ जाएगा। अब कितने मोल आ गए, 4/108। अब आप उससे मॉलिक्यूल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, देखो मोल से दूर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे किसका, मल्टीप्लाई करोगे अवोगाड्रोस नंबर का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए, आप जब गिवन मास था उससे आप मोल पर आए तो मोल की तरफ आए तो डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर वेट का। अब मोल से दूर गए मॉलिक्यूल की तरफ तो मोल से दूर गए तो मल्टीप्लाई कर दिए अवोगाड्रो नंबर से, तो कितना मॉलिक्यूल आ जाएगा 4Na/108। ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको एटम्स पे जाना है तो एटॉमिसिटी का गुणा कर दोगे, कितने एटम्स हैं, एक ही एटम्स है तो आप 1 से गुणा कर दीजिए, तो यही आपका क्या आ जाएगा बेटा, अमाउंट ऑफ Ag। अब आपको इसका अमाउंट नेट निकालना है तो Na का वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू आया था 4 × Na का मतलब 6.02 × 10⁻23 4Na/108। अब ये आप कटिए पीटिए, जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे मैंने किया? तो मुझे मास दिया था, मास से मोल पे आ गया, मोल से मॉलिक्यूल पर, मॉलिक्यूल से एटॉमिसिटी, मतलब एक ही एटम था तो गुणा कर दिया। 4 ग्राम में कितना अमाउंट होगा। अच्छा, इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते थे, देखिए जरा, सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया था 108, तो मतलब 108 ग्राम में कितने पार्टिकल होते सिल्वर के, एक मोल पार्टिकल 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते। अरे भाई, अगर आप 108 ग्राम सिल्वर लेंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर तो इतना एटम आएगा, तो 1 ग्राम में कितना आएगा, 1 ग्राम में कितना एटम आएगा 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 108। तो 4 ग्राम में कितना आएगा 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 108 गुणे 4। देखो वही कहानी है क्या, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, 4 गुणे 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 108, इससे भी देखो आंसर वही आ रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 108। तो चाहो आप यूनिटरी मेथड से कर लीजिए, चाहो आपके फ्लो चार्ट से कर लीजिए। फ्लो चार्ट हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, कई बार आप यूनिटरी मेथड में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होगी क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, तो आप फ्लो चार्ट से उस चीज को आसानी से टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़े क्या, ठीक है। इसमें एक पार्ट और था, उसका भी आंसर निकालिएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag। अब एक एटम का वेट पूछा है, किसके एक एटम का, सिल्वर के एक एटम का वेट। तो जरा मुझे बताना, Ag जिसका एटॉमिक वेट है 108, तो आपको एक एटम का मास क्या होता है, एक एटम का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो सिल्वर का एटॉमिक मास है 108। अब 108 क्या होगा, एक एटम का मास हम लोग किसमें लिखते हैं बेटा, AMU में। किसमें लिखते हैं, AMU में। और एक AMU में कितने ग्राम होते हैं, एक AMU में होते हैं 1.6 × 10⁻24 ग्राम। तो ये क्या आ गया, एक एटम सिल्वर का मास आ गया। बोलो कहानी समझ में आ गई। एक एटम का मास 108 AMU होता है, AMU को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो आप इसको गुड़ा गुड़ा कर लीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूं, वो आपकी जिम्मेदारी है।
हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 108 ग्राम में कितने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम? चलिए यहां पे क्वेश्चन, ये तो हिंट है आपको दे रखा है कि सुनो क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एटम में कितने ग्राम एटम्स होंगे, एक एटम में कितने ग्राम एटम होंगे। अब जरा मुझे बताइएगा, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, और एक ग्राम एटम का मतलब एक मोल। तो वो पूछ रहा है कि एक एटम में कितने मोल होंगे। समझे ही नहीं आप? एक ग्राम एटम में कितने एटम होंगे, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है कि एक एटम में कितने ग्राम एटम होंगे। बात समझिए मुझे, एक एटम में कितने ग्राम एटम होंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, इतने ही तो होते हैं। अब जरा देखो, एक मोल को हम और क्या लिख सकते हैं? अभी आपको समझाया था कि मोल को हम लोग ग्राम एटम्स भी बोलते हैं। तो एक ग्राम एटम में कितने एटम्स आ गए? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गए। अब आपसे पूछ रहा है कि एक एटम में कितने ग्राम एटम होंगे। तो एक एटम के लिए भैया इसको डिवाइड करके इधर ला दो, तो क्या जाएगा? 1/6.02 इंटू 10⁻23, यही क्या आ जाएगा? एक इतना ग्राम एटम बराबर क्या आ जाएगा? एक एटम। भाई इसको डिवाइड करके इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम एटम बराबर एक एटम। तो एक एटम बराबर में कितने ग्राम एटम आ जाएंगे? इतना। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वही आंसर निकल के आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एटम, जो कि आएगा किसमें? एक एटम में। यही आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आई कैसे निकाला मैंने? एकदम सीक्वेंस आपके सामने। एक मोल में इतना एटम, एक तो मोल को हम लोग ग्राम एटम भी लिख सकते हैं, तो एक ग्राम एटम में इतना एटम, तो एक एटम में कितना होगा तो उसको डिवाइड करके इधर ला दो, आंसर आ गया वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एटम होगा एक एटम। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, कितना मिलीग्राम ऑफ CO2 दिया है? 200 मिलीग्राम। 10⁻21 पार्टिकल्स आर रिमूव। आपसे बोल रहा है कि मेरे पास 200 मिलीग्राम क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, उससे मैंने इतने पार्टिकल्स क्या कर दिए? हटा दिए। तो और क्वेश्चन आगे रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स एंड मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। तो कितना ग्राम CO2 और कितना मोल CO2 बचा है? क्वेश्चन को समझिएगा, उसने हमको दिया क्या है? 200 मिलीग्राम CO2, और हमसे कह रहा है कि हमने 10⁻21 पार्टिकल्स इसमें से हटा दिए, मतलब 10⁻21 CO2 के मॉलिक्यूल्स को हमने रिमूव कर दिया। तो कितना ग्राम CO2 बचा? तो भैया 10⁻21 ग्राम 21 जो CO2 मॉलिक्यूल्स थे उनका वेट निकाल लीजिए। आपको 200 ग्राम CO2 था, इसका जो मास था उतना हटा दिया गया, तो इसका मास हमने माइनस कर देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है? ग्राम्स के लिए कि कितना ग्राम CO2 बचा। उसके लिए मुझे 200 मिलीग्राम में से 10⁻21 पार्टिकल्स जो ग्राम में आंसर आएगा मिलीग्राम में, उससे 200 से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमको अभी क्या निकालना है? 10⁻21 पार्टिकल्स का क्या मास आएगा। तो चलो देखते हैं, देखो क्या मास आएगा, कैलकुलेट किया जाए। देखिए जरा गौर से, CO2 है, CO2 10, हमसे क्या पूछा है? 10⁻21 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब यहां पर CO2 तो मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल, तो हमको क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूल दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है मास। अरे भाई इसका मास निकालोगे तभी तो घटाओगे। मॉलिक्यूल से सबसे पहले कहां जाएंगे? मोल। मोल से फिर कहां जाओगे? बोलो, मोल के बाद कहां जाओगे? मास पर। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि 10⁻21 आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इससे आप मोल पर जा रहे हैं, मोल की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड कर दीजिए अन्य का। तो 10⁻21 डिवाइडेड बाई अन्य, ये क्या आ गया आपका? 10⁻21 डिवाइडेड बाई अन्य, ये क्या आ गया आपका? मोल आ गया। मॉलिक्यूल से मोल पे पहुंच गया। अब मोल से मास पे जाना है, मतलब दूर जाना है। दूर जाना है तो गुणा कर दीजिए किसका? मॉलिक्यूलर वेट का। मॉलिक्यूलर वेट का गुणा कर दो भैया। मॉलिक्यूलर वेट CO2 का क्या होता है? C + O + O 12 16 तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट? 12 + 16 + 16 16 16 32 10 42 44। तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा वो क्या आ जाएगा? 44। तो मुझे यहां किसका गुणा करना पड़ेगा? 44 का। तो क्या आंसर आएगा? 10, अरे यार सॉरी, हाँ ठीक है, देखिए क्या आंसर आएगा? 10⁻21 डिवाइडेड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 44। ये क्या आ गया? मास आ गया। किसका मास? 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास आ गया। भाई इसका मास निकल के आ गया। क्या मास आया भैया? आप रख लीजिए।
10 to the power 21 मल्टीप्लाइड बाई 44 डिवाइडेड बाई, कितने पार्टिकल्स थे? 10 to the power 21 ही थे ना? हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई n। ये क्या आ गया? मास ऑफ 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मैंने सिक्वेंसली काम किया था, मुझे मॉलिक्यूल दिया था, मॉलिक्यूल से मैं मोल पे चला गया, मोल से फिर मास पे चला गया। अब मोल के पास गया तो मॉलिक्यूल से मोल में वो वाला कन्वर्जन फैक्टर डाल दिया, और फिर मोल से मास में जा रहा था तो मास वाला कन्वर्जन फैक्टर डाल दिया, बस। तो मुझे आ गया उस उतने मॉलिक्यूल में मास। अब मास को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10 to the power 21 मल्टीप्लाइड बाई 44 डिवाइडेड बाई Na का वैल्यू रख दीजिए 6.02 इंटू 10 raised to the power 23। कैलकुलेट कर लो भैया। अब देखो इसको थोड़ा कैलकुलेटर से करते हैं, फटाक से हो जाएगा। टूल्स, तो एक मिनट, डिसिप्लिन टूल्स लेते हैं, मैथ्स। हाँ ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है। देखो बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया जाए, क्या है हमारा 44, इसको डिवाइड करना है कितने से? 6.02 से। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? देखो आंसर निकल के आ रहा है आपका 7.3, है ना। अब ये क्या है? मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 21। अरे यार एक तो एक मक्खी परेशान कर रखी कब से मुझे। 10 raised to the power 21 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -23। अरे भाई ये 23 ऊपर जाएगा, -23 आ जाएगा। हमने इसका इससे डिवाइड कर ही दिया है, तो आंसर ये आ रहा है। अब आप इसका डेसिमल फैक्टर निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगा? 7.3 इंटू 10 raised to the power -2। अरे भाई 21 और 23 तो -2 आएगा, 10 raised to the power -2। अब जरा देखो ये क्या है, आंसर आ किस में रहा है? ये आंसर किस में आ रहा है? ये आंसर आ रहा है ग्राम में। किस में आ रहा है? ग्राम में। अरे भाई आप क्या निकाल रहे हैं? मास निकाल रहे हैं ना। मास किस में आ रहा था? ग्राम में। तो ये आंसर किस में आ गया? ग्राम में। देखो ग्राम में आ गया क्या। अब मुझे चाहिए किस में था? मुझे किस में चाहिए था? जिसमें CO2 दे रखा है। CO2 मिलीग्राम में दे रखा है, मुझे यहां पर क्या आएगा? आंसर आ रहा है ग्राम्स में, तो ग्राम्स को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर? 73 में, सॉरी इधर लिख दूं क्या, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहां लिख देता हूं, इस चीज को मैं उठा के यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 2। अब ये किसमें आ जाएगा? मिलीग्राम्स में। किसमें आ जाएगा? मिलीग्राम्स में। अरे यार पावर 2 रख दिया, सॉरी। ठीक है, 10 raised to the power 3 यहाँ पे आ जाएगा मिलीग्राम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा और आंसर क्या आ जाएगा? 73 मिलीग्राम। अरे भाई एक 10 यहाँ बचेगा ना, तो उससे गुणा करोगे 73 मिलीग्राम। इसका मतलब है कि जो मास निकल के आया 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स का, वो कितना है? 73 मिलीग्राम। कितना है? 73 मिलीग्राम। तो अब आपसे पूछा क्या था कि कितना मास बचा? कितना मास बचा? तो 200 का कितना मास था? सॉरी, जो आपका CO2 था उसका मास था कितना? 200 मिलीग्राम। उसमें से आपको माइनस करना था कितने का? जितना आपने मॉलिक्यूल्स हटा दिया था, 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स हटा दिया था, उसका मास आ गया 73 मिलीग्राम। तो जो बचा वही आपका मास आ गया। बचा घटा दो, 200 माइनस 73, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2, 127 आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? 127 मिलीग्राम्स। ये लेफ्ट CO2 का मास निकल कर आ गया। कहानी समझ आ गई? कैलकुलेशन अपने आप से करना मैंने बता दिया है, कहानी ऐसे ही है। ये जिसको आ रहा था उसका गेम आसान था। अब आपसे ग्राम्स तो हमने निकाल लिया, कितना ग्राम CO2 बचा वो हमने निकाल लिया, तो कितना मोल CO2 बचा वो भी बता दोगे क्या? कितना मोल बचा? अगर इतना मास ऑफ CO2 बचा है तो सोचो कि मास तो यहां था, मतलब कितना मास बच गया? 127। अब मास से मुझे कहां आना है? मोल पर। कहां आना है? मोल पर। तो मोल के पास आ रहे हो तो डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड करोगे? मॉलिक्यूलर मास का। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता कितना है? 44। अब डिवाइड कर दो इसमें तो मोल्स निकल आ जाएंगे, 127 डिवाइडेड बाई 44। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, कितने मोल्स हैं, 2.3 3.4 जो भी आ जाए। गुणा अरे कर दो भाई, निकालो जरा, तुम भी करो हम भी करते हैं। वन
0.027 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल्स टू, तो लगभग 2.8 मोल्स के आसपास आंसर आ रहा है। कितना मोल्स आंसर आ जाएगा आपका? कितना मोल आ जाएगा क्या? वेरी गुड। चलो, ये आंसर किसमें था मेरे बेटा जी? मिलीग्राम में था। और ये जो आपने आंसर निकाला है मोल्स का, अरे भाई मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो पहले ग्राम में तो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया। देखो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो क्या जाएगा? 0.127 मिलीग्राम। अब इसको मोल में कन्वर्ट करो, तो मोल में कन्वर्ट करोगे तो अब डिवीजन आएगा 0.127 डिवाइडेड बाई 44। अब डिवाइड करो तो क्या आंसर आया था? 2.8। अब करो एक बार फिर से करो इसका। अरे यार वो ग्राम को मिलीग्राम को ग्राम में नहीं कन्वर्ट किए थे ना हम, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। चलो 0.127 डिवाइडेड बाई 44, क्या आंसर आया? 0.0028। तो कितना मोल आएगा? ये आएगा 0.0028। अरे ग्राम्स को मिलीग्राम्स को ग्राम में भी तो कन्वर्ट करना था। अब ये क्या आ जाएगा? ग्राम्स, उसको डिवाइड करते तो इतना मोल आ जाए। कहानी समझ आ गई? कन्वर्जन समझ आया आपको दोनों क्वेश्चंस का? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको करना कुछ नहीं था। इसमें आपको इतने पार्टिकल्स का पहले आप मास निकाल लेते, फिर CO2 के मास से घटा दो, ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। अब जो लेफ्ट आंसर आया आपका वही लेफ्ट वाले का मास आ गया है। अब इसी कहां कितना मास आया लेफ्ट वाले का? 127 मिलीग्राम। तो 127 मिलीग्राम में कितने मोल होंगे वो निकालना था। अब मास से मोल निकालना था, मास से मोल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मोल के पास तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो CO2 के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। अब मास ग्राम में रहना चाहिए तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल्स का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा और करो, थोड़ा ट्राई करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन, बहुत पसीना हो रहा है, रुको मैं थोड़ा मुंह पूछ लेता हूं तुम लोग के साथ। पानी पी लूं क्या? एक सेकंड देना मुझे, चैट वगैरह देख लेता हूं। ठीक है, चैट्स देख लो, सॉरी क्वेश्चन देखो। चलिए ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन एंड कैल्शियम प्लस 2 आयंस इन 222 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस CaCl2। अब देखो आपको CaCl2 दिया है और आपसे पूछ रहा है कितना ग्राम CaCl2 दिया है? 222 ग्राम। और आपसे पूछ रहा है कि 222 ग्राम CaCl2 में कितना कैल्शियम प्लस 2 होगा, कैल्शियम सॉरी कितना क्लोरीन माइनस होगा और कितना कैल्शियम प्लस 2 होगा। तो नंबर बताना है। और है क्या? आयंस है, तो आयंस का कितने आयंस होंगे कैल्शियम प्लस 2 और कितने आयंस होंगे क्लोरीन माइनस 2। मतलब लगभग आप ये समझ लीजिए कि एटम जैसा बताना है कि कितने एटम जैसे होते हैं वैसे कितने आयंस का नंबर कैल्शियम प्लस 2 का, कितने का इतना। अब एटम बताना है। दिया क्या है? मास दिया है, तो मास से सबसे पहले कहां आना पड़ेगा? बोलो मोल पर। मोल से कहां फिर आओगे? अरे भाई आपको मास दिया है, मास से कहां आओगे? मोल पर। मोल से फिर कहां जाओगे? मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल से फिर कहां जाओगे? एटम पर। बोलो यही तो करोगे। मास कितना दिया है? 222 ग्राम। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो सबसे पहले, कैल्शियम, तभी तो। अब मास से मोल पर आओगे तो मोल की तरफ आ रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, मोल के पास आओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा किसका? मॉलिक्यूलर वेट का। तो 222 में मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले निकालो CaCl2 का। तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट? एक है कैल्शियम और 2 है क्लोरीन। तो कैल्शियम का हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 40 और एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 क्लोरीन का 2 गुणे 35.5 71 और ये 40 कितना हो जाएगा? 111। तो कितना मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ रहा है? 111। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लो भाई। इसका मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 111 ग्राम्स। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? मोल। मोल कितना आ जाएगा? 222 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 111। कितना मोल आ गया? 2 मोल आ गया। क्या? 2 मोल आ गया आपका CaCl2। अब मोल से पहले मॉलिक्यूल निकालोगे। मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे CaCl2 के? उसके लिए मोल से दूर जा रहे हो तो गुणा करोगे। किसका गुणा करोगे? एवोगाड्रो नंबर का।
तो 2Na आ गया, तो मॉलिक्यूल्स कितना आ गया 2Na मॉलिक्यूल्स, इतना आ गया 2Na मॉलिक्यूल्स। देखो ये मॉलिक्यूल्स आ गया। अब एटम पर जाना है, तो अब जरा देखो CaCl2 जो है बेटा, CaCl2 में CaCl2 के एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम +2 है और 2 Cl- है। अगर एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम है तो 2Na मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम आएंगे, 2Na मॉलिक्यूल में 2Na कैल्शियम +2 आएंगे। अरे बोलो ना भैया, अरे कैल्शियम +2 का कितना एटॉमिसिटी होगा 1, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में तो एक है, तो एटॉमिसिटी कैल्शियम +2 का 1 आ जाएगा। और Cl- का कितना एटॉमिसिटी आएगा, Cl- 2 है ना, CaCl2, ये देखो क्लोरीन 2 है तो उसका एटॉमिसिटी कितना आएगा 2, तो 2Na और इंटू क्या करेंगे 2, तो 2Na इंटू 2 करना पड़ेगा। ये किसका एटॉमिसिटी निकल कर आएगा Cl- का, तो वो कितना आ जाएगा 4Na Cl- आ जाएगा। बोलो कहानी समझ में आ गई, नहीं आई समझ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है, तो 2Na मॉलिक्यूल में भी 2Na कैल्शियम आएंगे और 2 इंटू 2Na मतलब 4Na Cl-। बोलो कहानी समझ में आ गया। ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले आपको मास दिया था, मास से मोल पे आ गए, मोल से मॉलिक्यूल पर आ गए, मॉलिक्यूल से एटम पर आ गए। यहां पर एटम की जगह आयन लिख देते, बस इतना ही अंतर था। देख लो एक बार, जो लिखना है लिखो, यहां से इतना ही काम है तुम्हारा। मैंने कन्वर्जन फैक्टर समझा दिया, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ जाओ। चलो देखो, डॉट मेड ऑफ कार्बन, ये एक डॉट है बेटा, वो किसका बना हुआ है, जो ब्लैक कलर का डॉट शायद आपको दिख रहा होगा, वो बना किसका है, कार्बन का। और आपसे पूछ रहा है उसका आपको दिया क्या है, डॉट मेड ऑफ कार्बन हैज मास 1 माइक्रोग्राम। इस डॉट का मास है 1 माइक्रोग्राम। तो जो डॉट का मास निकल कर आया है वो कितना दिया हुआ है मुझे, इस डॉट का जो मास है वो दिया है 1 माइक्रोग्राम, मतलब 10⁻⁻6 ग्राम्स दिया हुआ है। माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ ग्राम। तो कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम। अब मुझे दिया क्या है, मुझे बेटा मास दिया है और मुझसे पूछ क्या रहा है, एटम्स पूछ रहा है। आसान है, कर पाओगे कि नहीं। तो डॉट किसका बना है, कार्बन का बना है, उसका मास दे रखा है। मास कितना दे रखा है 10⁻⁻6 ग्राम दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स टू मेक सच डॉट। तो इस ऐसे डॉट बनाने के लिए कितने एटम चाहिए, तो कितने एटम चाहिए, सबसे पहले मास से कहां आओगे, सबसे पहले मास से कहां आओगे, बोलो मोल पर आओगे। मास के बाद कौन आता है, मोल, और मोल की तरफ आना पड़ेगा। तो मोल की तरफ आओगे तो क्या करोगे, अरे भाई अगर आपको एटम पर पहुंचना है तो एटम तो यहां है ना, उसके लिए सबसे पहले मास से मोल आना पड़ेगा, मोल से मॉलिक्यूल पर आना पड़ेगा, फिर मॉलिक्यूल से आप कहां जाएंगे, एटम पर जाएंगे। यही तो कहानी है, ऐसे आपको आना पड़ेगा। अब मास से मोल में आने के लिए मोल के पास आ रहे हो, मोल के पास आओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, किसका डिवाइड करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट का। अब कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12 ग्राम, तो दिया कितना है 10⁻⁻⁶, तो मोल कितना आ जाएगा, जो मास दिया है उसमें डिवाइड कर दो, तो 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 12, ये क्या आ गया, इतना मोल आ गया आपका। अब आपको अगला क्या निकालना है, इतने में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो मोल से दूर जा रहे हो, और मोल और मॉलिक्यूल का फैक्टर होता है Na, एवोगैड्रो नंबर, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉलिक्यूल कितना निकल के आ जाएगा, बोलो कितना मॉलिक्यूल आ जाएगा। मैं पिंक कलर से लिख दे रहा हूं, 10/12 मल्टीप्लाइड बाई Na, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, इतना आपका मॉलिक्यूल आ गया। 10/12 इंटू Na, ये आपका मॉलिक्यूल आ गया। तो एटम कितना आएगा, अभी भी मोल से हम दूर ही जा रहे हैं, तो एटॉमिसिटी का गुणा करना पड़ेगा। तो एटॉमिसिटी कितना है, एक कार्बन का, तो भाई एक एटम में एक कार्बन है, तो यहां पे एटॉमिसिटी 1 आ जाएगा। तो 10/12 मल्टीप्लाइड बाई Na इंटू 1, तो 1 ही रहेगा, तो 1 लिखने की बहुत आवश्यकता है नहीं। तो क्या आंसर आ जाएगा 10/12 Na एटम्स। ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स जो एक डॉट को बनाने के लिए जरूरी है। अब आप कैलकुलेशन वगैरह कर दीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 गुणे 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12। अब 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, और 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आ गया 5 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड होंगे ऐसे कुछ डॉट को बनाने के लिए। वेट, नोट करिए भैया, नोट इट डाउन। अरे यार आंसर भैया ये 10 नहीं था ना, ये एक चीज गलत कर दी हमने, यहाँ पे 10⁻⁻6 था ना, यहाँ पे 10⁻⁻6 था, यहाँ मैंने 10 लिख दिया, यहाँ भी 10⁻⁻6 लेना पड़ेगा।
ये कैलकुलेशन मिस्टेक देखो, यही है सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं, जो आपसे एग्जाम में हो जाती है। सर वहां 10 टू पावर माइनस 6 था, वहां 10 टू पावर माइनस 6 था, और फाइनली आपको जब आंसर लिखना था तो आप उसको 10 लिख के छोड़ दिए। ये सिली मिस्टेक्स हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं। मुझसे होंगी तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कैलकुलेट यहां कर रहा हूं, लेकिन आपसे होंगी तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं। तो ये बात बहुत ध्यान रखना बेटा कि सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो बहुत मार्क्स कटवाती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने देखा यार आंसर तो नहीं मैच हो रहा है, तो आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 6 करना था। तो ऐसे ही आपसे भी सिली मिस्टेक्स होंगी, और सिली मिस्टेक्स को बचाने का केवल एकमात्र तरीका है धुआंधार प्रैक्टिस, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे आपके क्वेश्चन मतलब जिससे आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो कैलकुलेशन ही वो रास्ता है जो आपको सिली मिस्टेक से बचाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत भगवान पर भी भरोसा कर लेना कि हे प्रभु उस दिन मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए। तो जरा इसको कैलकुलेट करो, यहाँ क्या गलती हो रही थी? यहाँ पे बेटा 10 टू पावर माइनस 6 होगा ना, तो थोड़ा इसको सही कर देते हैं ना, ये गलती हो गई मेरे से। तो 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय एन क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 12। तो अभी भी ये कट जाएगा, 6 टू जा 12, तो आंसर कितना आएगा? 1/2, ये आ गया 1/2, 1/2 क्या होता है? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे 10 पावर माइनस 6 है, तो कितने से कट जाएगा? 17, तो यहाँ पे कितना बचेगा? मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 17 बचेगा क्या? तो यहाँ पे कितने एटम्स आ जाएंगे? आप डेसिमल उधर ले जाइए तो 5 इंटू 10 टू द पावर 16 आ जाएगा। इतने आपको एटम्स ऑफ कार्बन लगेंगे इस डॉट को बनाने के लिए। पिछली बार हमने -6 नहीं लिखा था ना, इसलिए आंसर गलत। नोट कर लो भैया, इतने एटम्स आपको लगने वाले हैं एक डॉट को बनाने के लिए। बोलो समझ आया? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम एज प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ो। कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम, आपको सोडियम का मास बताना है, विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम हो, मतलब एज प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब ध्यान समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 ग्राम कैल्शियम, कितने ग्राम कैल्शियम में? 4 ग्राम कैल्शियम में क्या होगा? कुछ एटम आएगा। 4 ग्राम कैल्शियम में आप ये पता लगाइए कि कितने एटम है। अगर उतना ही एटम सोडियम का होगा तो उसका क्या मास आएगा? तो मतलब सबसे पहले मुझे 4 ग्राम कैल्शियम का मास निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो हमको दिया क्या हुआ है यहां पे? कैल्शियम, उसका क्या दिया हुआ? मुझे मास दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है उससे? 4 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम होंगे? तो मास से मुझे कहां आना है बेटा? एटम तक आना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। फिर क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूल से फिर हम क्या निकाल सकते हैं? एटम निकाल सकते हैं। यही कहानी करनी पड़ेगी। बोलो ऐसे ही तो आओगे। पहले आपको मास दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है? 4 ग्राम। कहां पर आना है? मोल पर। तो डिवाइड कर दोगे, कितने का डिवाइड करोगे? बोलो मॉलिक्यूलर वेट का। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। तो मतलब 4 डिवाइडेड बाई 40, तो मोल कितना आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 40। ये मोल आ गया। अब मोल से कहां पर आना है? मॉलिक्यूल पर। तो अब मॉलिक्यूल, अब कैल्शियम का मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो जो मॉलिक्यूल होगा वही एटम होगा, क्योंकि फाइनली आप एटॉमिसिटी 1 दे देंगे। तो घबराइए नहीं। अब मॉलिक्यूल यहां तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Na का गुणा करना पड़ेगा। तो आपको कितना मॉलिक्यूल आ गया? ऐसा समझिए मॉलिक्यूल, क्योंकि आप फाइनली एटम ही निकाल रहे हैं, 1 का गुणा करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई Na, अरे डिवाइडेड बाई 40। ये क्या आ गया? मॉलिक्यूल। और एटम मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। अब कैल्शियम 1 ही है तो एटॉमिसिटी 1 होगा, तो 1 से गुणा करिए और ये तो वही नंबर ऑफ एटम्स भी निकल आएगा। तो यही एटम्स है और यही मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, तो मॉलिक्यूल्स को आप एटम ही कह सकते हैं यहाँ पर ना। चलो देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई Na डिवाइडेड बाई 40, तो ये क्या आ जाएगा? 1/10। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमसे पूछ क्या रहा था? 4 ग्राम कैल्शियम में जितना एटम होगा, तो 4 ग्राम कैल्शियम में कितना एटम आ रहा है? वो इधर निकल के आ रहा है। कितना एटम आ गया 4 ग्राम कैल्शियम में? Na डिवाइडेड बाई 10। Na क्या होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पावर घट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 22। इतने एटम्स आ गए 10। अब मुझसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन ये नहीं है कि 4 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम है, मुझसे पूछा है कि 4 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम होते हैं, अगर उतना ही एटम सोडियम में रख दिया जाए तो क्या मास आएगा। अब
सोडियम के लिए कैलकुलेशन करना है। अब किसके लिए कैलकुलेशन करना है? सोडियम के लिए। सोडियम का मास है 23। अब सोच कर देखो मुझे सोडियम का क्या दिया हुआ है, एटम, क्योंकि कैल्शियम का जितना एटम है उतना ही एटम सोडियम का है। एटम कितना निकल के आया? 6.02 × 10⁻23। तो इतने एटम निकल कर आए हैं किसके? कैल्शियम के। अब मुझे एटम दिया है और पूछ रहा है मास क्या होगा, तो आसान है, इसका मुझे क्या दिया हुआ है? एटम। ऊपर है मास तक पहुंचने के लिए मॉलिक्यूल से होकर मोल से होते हुए और फाइनली मुझे मास तक पहुंचना पड़ेगा। तो कैसे जाओगे? सबसे पहले एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मोल, मोल से मास। तो एटम से मॉलिक्यूल मतलब मोल की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिसिटी का। अब कितने सोडियम है? एक, तो एक का डिवाइड करोगे तो सोडियम के कुल कितने एटम्स आ गए आपको? एटॉमिसिटी तो एक ही है ना, तो लेकिन एटम्स कितने टोटल? आपको पिछले अभी लिखा था हमने, कितना एटम्स आया था बेटा? हाँ 10⁻22। ठीक है, तो कितना एटम आया? 6 पॉइंट, मैं यहाँ पर नीचे एटम की तरफ लिख देता हूँ ना ताकि आपको क्लियर रहेगा। 6.02 × 10⁻23। ये है क्या? ये वही तो है। एवोगैड्रो नंबर को हमने 10 से डिवाइड किया, उतना ही तो एटम था, है ना। तो चलो मैं इसको Na/10 लिख दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ गए हैं मेरे पास? एक से डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉलिक्यूल्स निकालने पे। तो Na/10 मॉलिक्यूल्स आ गए। कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? Na/10। ये इतने मॉलिक्यूल्स आ गए क्या? अब मॉलिक्यूल से मुझे कहां जाना है? मोल पर। तो मोल पर जाने के लिए मतलब मोल की तरफ जा रहा हूं, तो मोल की तरफ जाऊंगा तो मोल के पास जाऊंगा तो डिवाइड करूंगा। किसका डिवाइड करूंगा? एवोगैड्रो नंबर का। तो है क्या? कितने मॉलिक्यूल्स थे? सॉरी इतने मॉलिक्यूल्स थे। मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? एवोगैड्रो नंबर का। तो एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मोल आ गया? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आ गए? 1/10 मोल्स। 1/10 मोल्स आ गए क्या? अब आपको 1/10 मोल्स में कितना मास होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोल से दूर जा रहे हो तो दूर जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। किसका मल्टीप्लाई करोगे? मॉलिक्यूलर वेट का। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका निकाल लो? सोडियम का। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 23। तो मोल्स में जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए उसमें मल्टीप्लाई कर दो। किसका? मॉलिक्यूलर वेट का। तो 1/10 मोल्स आए थे, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करो। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, तो 23 का मल्टीप्लाई कर दो तो 23/10। तो कितना मास निकल के आया? 2.3 ग्राम। इसका मतलब अगर मुझे 6.02 × 10⁻22 पार्टिकल सोडियम के दिए जाएंगे तो उसका मास कितना निकल के आएगा? 2.3 ग्राम। आंसर आपका क्या है? 2.3 ग्राम आंसर है। कर लो भाई नोट आउट। तो 2 स्लाइड्स थी। सबसे पहले हमने क्या किया? 4 ग्राम कैल्शियम से आए हम एटम निकाला, मास, मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, एटम। तो 4 ग्राम कैल्शियम से हमने एटम निकाला। अब इतने ही एटम में कितना मास सोडियम होगा, उसके लिए हमने सोडियम के लिए कैलकुलेशन चालू किया। एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मोल, मोल से मास। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ये तो और भी निहायती आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 11 ग्राम CO2, एक एक पेज पर करें क्या? कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? CO2 के लिए। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाला था 44। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे क्या दिया क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स बताने हैं मुझे। तो मोल्स को मैं, सॉरी मोल को मैं कर लेता हूं बीच में। मुझे मोल बताना है तो मैंने यहां पर लिख लिया मोल्स। किससे बताना है साहब? पहला क्वेश्चन वही कह रहा है कि आप बताइए मोल्स 11 ग्राम CO2 से, मतलब मास दिया हुआ है, मुझे मास दिया हुआ है, पूछ रहा है कि मोल बताओ कितना। तो क्या करेंगे? मोल की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे। किसका डिवाइड कर देंगे? मॉलिक्यूलर वेट का। मास कितना दिया हुआ है? 11 ग्राम। किसका डिवाइड कर देंगे? मॉलिक्यूलर वेट का। मॉलिक्यूलर वेट है कितना? 44। तो 11 डिवाइडेड बाय 44, यही आ जाएगा मेरा मोल। तो मोल कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा क्या? 11 चौका 44, तो मोल कितना निकल के आ गया? 1/4। तो आंसर आपका आ गया। इसमें कितना मोल आ जाएगा? 1/4 या फिर 0.25 इसको लिख सकते हैं, तो 0.25 मोल्स। बोलो हो गया? ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बताना है नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इतना मॉलिक्यूल CO2 में। अच्छा, इस बार मॉलिक्यूल देके पूछा है कितना मोल होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल देके पूछे तो सोचो मॉलिक्यूल किधर लिखा जाता है? इधर मॉलिक्यूल लिखा जाता है। मॉलिक्यूल देके मोल पूछा है तो मॉलिक्यूल से कहां जाना है? मोल पर जाना है। आसान है क्या? मॉलिक्यूल से मोल पे जा रहे हो तो कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा? सोडियम, सोडियम कर रहा हूं, Na, एवोगैड्रो नंबर। अब मोल की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड करोगे, क्योंकि मोल के पास जा रहे हैं डिवाइड, तो डिवाइड किसका करेंगे? एवोगैड्रो नंबर का। मॉलिक्यूल कितना दे रखा है उसमें एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड कर दो। कितना मॉलिक्यूल दे रखा है जरा एक बार चेक करो। मॉलिक्यूल दे रखा है 3.01 × 10⁻22। तो मॉलिक्यूल मुझे दे रखा है 3.01 × 10⁻22।
22। तो कितना मोल आ जाएगा, इसमें डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर का, तो 3.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ये एक इससे 1/2 से कट गया और ये 23 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा क्या, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/22 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1। 1/2 क्या होता है 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1 या फिर 1/10, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर क्या निकल के आएगा, यहां से कैलकुलेट करिए, आंसर क्या आएगा बोलो 0.05 मोल्स, 0.05 बोलो भैया, आंसर क्या आ गया इसका 0.05 मोल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.05। आसान था, मॉलिक्यूल दिया था, सबसे पहले मोल निकाल, डायरेक्ट डिवाइड कर दो मोल निकल आएगा। अब अगला दिया है लीटर, आपको क्या दिया है कि 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बताइए अगर CO2 1.12 लीटर है STP पर। यह भी कहानी मैंने आपको पढ़ा रखी है, कैसे कि सर अगर हमको वॉल्यूम दे रखा हो, अगर हमको वॉल्यूम दे रखा हो और हमें मोल पर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से मोल मतलब मोल की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, किसका डिवाइड करना पड़ेगा, अगर लीटर में है तो 22.4 का, और अगर मिलीलीटर में है तो 22400 का। डिवाइड कर दो, कितना वॉल्यूम दे रखा है 1.12 दे रखा है लीटर, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से। वॉल्यूम हमको दे रखा है 1.12 और हमसे पूछ रहा है इसमें कितना मोल हो जाएगा, तो मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मोल के पास जा रहे हैं, तो 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4। बोलो समझ में आ रहा है क्या, कैलकुलेशन करने के लिए मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह 10-10 का गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 गुणे 10, ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 1/2 इंटू 10 ये आंसर है। 1/2 होता है 0.5 क्या निकल के आ जाएगा आंसर इसका 0.5 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आ जाएगा 0.05, इसमें भी आपका आंसर। बोलो समझ आ गया क्या, 0.05 मोल्स। आगे बढ़े भैया, नोट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, अब आपको मास बताना है, तो मास बताना है, कहां से बताना है वो आपको लिखा है 1 एटम ऑफ कैल्शियम, तो एक एटम है, एटम से मास बताना है, तो एटम से मास कैसे बताएंगे सर, यहां पे एटम है, एटम से पहले मुझे मॉलिक्यूल बताना पड़ेगा, मॉलिक्यूल से फिर मुझे मोल बताना पड़ेगा, मोल से फिर मुझे मास पर जाना पड़ेगा, यही कहानी है क्या, तो आपको यही रास्ता पता है, जाना कैसे है वो मैं आपको बता ही रहा हूं। एटम से मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी का देखो मोल के पास जा रहे हैं तो एटॉमिसिटी का डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना एटम है कैल्शियम का, एक, तो एक से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मास ऑफ द फॉलोइंग 1 एटम ऑफ कैल्शियम, अब ये तो बड़ा आसान है यार, एक एटम का मास तो AMU में लिखा जाता है ना, तो 40 AMU सीधा आ गया, इसमें क्या कहानी लिखोगे, इसमें ये सब करने की जरूरत है क्या, बोलो, अरे एक एटम का मास मतलब आपसे एटॉमिक मास ही तो पूछ रहा है, तो 40 AMU, अगर ग्राम में आंसर दिया हो तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम, कन्वर्जन फैक्टर आपको पता ही है कि एक AMU में इतना ग्राम आता है, तो आप AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है यार इस क्वेश्चन में, तो आसान सा क्वेश्चन था। अरे भाई आपसे पूछा 1 एटम ऑफ कैल्शियम, तो एक एटम का मास क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट में, तो उसका मास उसी के मास के बराबर एटॉमिक मास यूनिट, तो कैल्शियम होता है 40, तो 40 AMU एक एटम का मास है, अब AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, वही आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बोलिए, 16 चौका 64, तो 6.4, या तो सीधा लिख लो ना, 10 का गुणा कर दोगे तो 64 ही तो रह जाएगा, 16 चौका 64 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, अब एक 10 का गुणा करोगे तो 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। 1 मॉलिक्यूल SO2, अब देखो यहां आपको करना पड़ेगा, अब आपसे बोल दिया कि SO2 का एक मॉलिक्यूल है, उससे आप बताइए कि 1 मॉलिक्यूल SO2 है, आप बताइए कितना मास होगा, तो मॉलिक्यूल दिया कितना है, मॉलिक्यूल दिया है, उससे सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा मोल, तो कितना मॉलिक्यूल दिया है 1 मॉलिक्यूल, मोल के तरफ जा रहे हो तो डिवाइड करोगे, पास में जाने पे डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर का, n से डिवाइड कर दो, तो मोल कितना आ गया 1/n मोल आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, मास चाहिए, तो मोल से अगर मुझे मास चाहिए तो मोल से दूर जा रहा हूं, अरे भाई ये मोल से दूर जा रहा हूं, मोल से दूर जा रहा हूं तो गुणा करूंगा, किसका गुणा करूंगा मॉलिक्यूलर वेट का। अब SO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो बस, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, एक सल्फर है, सल्फर का होता है 32,
और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो टोटल कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं, मोलर वेट आ जाएगा क्या, तो मॉलिक्यूलर वेट इससे डिवाइड कर दीजिए, कितने से 64 से, सॉरी दूर जा रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितने का 64 का, तो मोल से मास पे जा रहे हो तो मास मोल से दूर जा रहे हो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट का, मॉलिक्यूलर वेट है 64, तो 64 डिवाइडेड बाई Na, यही क्या आ जाएगा आपका मास आ जाएगा, किसका, एक मॉलिक्यूल SO2 का मास, 64 डिवाइडेड बाई Na, कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है, कैलकुलेट करो जरा, 64 डिवाइडेड बाई Na, तो 64 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर कर दो, 64 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, अब कर दीजिए भैया 16, तो कितना जाएगा 1.16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, यही तो आएगा 16 चौक नहीं यार 6 से कहाँ कटेगा, ये मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी, तो कैलकुलेट करो, 6 से काटना है ना, तो पहले 2 से काट देते हैं, 2 3 अरे 64 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32, 32 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, 3 एक नंबर 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 16 16 16 48, तो लगभग 32 भागे 3 कर दीजिए, अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतना मेंटल प्रेशर है कि डिवीजन भूल जा रहा हूँ। ये भी बहुत हंसी वाली बात है कि मास्टर डिवीजन भूल जा रहे हो, वाह क्या बात है। अरे यार फेड अप इन सब चीजों से, रुको अच्छा कैलकुलेट ही कर देते हैं, कभी कभी हो जाता है दिमाग काम नहीं करता, ठीक रुको कैलकुलेशन से कर देते हैं भाई, इतना क्या लोड लेना, अगर डिवीजन गलत हो रहा है इसका मतलब दिमाग सही स्थिति में नहीं है। 64, अरे बहुत गर्मी बहुत है ना, क्लास लगभग बहुत गर्मी में ले रहा हूँ तो थोड़ा दिमाग कब काम कर रहा है। चलिए 64 डिवाइडेड बाई 6.02 10.63, ठीक है 10.63 बेटा। चलो तो कितना आ गया आपका, ये हम निकाल क्या रहे थे, इसी में मैं भूल गया 10 अरे वैसे ही दिख रहा था साफ साफ 60 यार, मतलब इतना दिमाग नहीं का, 10.63 ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23, तो अब एक डेसिमल प्लेस इधर ले लीजिए, 1.063 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻20 ये आया क्या था, मास निकाल रहे थे ना बेटा, मास निकाल रहे थे जी, तो ये इतना ग्राम आ जाएगा, 1.063 इंटू 10⁻22 ग्राम। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आगे। देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि दिमाग जो है बेटा, ब्रेन को काम करने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे जिसको बोलते हैं लगभग 22 23 24 के आसपास, तो थोड़ा जब गर्मी ज्यादा होती है तो आपका नॉर्मल ब्रेन भी स्लो प्रोसेसिंग करता है, तो आप कई बार ऐसी चीजें होती है जो आपको एकदम निहायती आसान होती है लेकिन वो भी आपको कठिन लगने लगती है, तो जैसा आज हो रहा था तो वो इसी कारण से हो रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम बताइए 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 0.5 मोल में, अरे निकाल लोगे क्या, ये आपसे क्या पूछ रहा है, देखो आपको मोल दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, पहला वाला करते हैं, देखो क्या दिया है, पहले आपको मोल दे दिया है, कितना मोल दिया है 0.5, और पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम, तो कहां जाओगे मॉलिक्यूल में, फिर वहां से कहां जाओगे एटम में, यही आपको करना है। अब नाइट्रोजन, अब सुनो मोल नाइट्रोजन दे दिया, अब नाइट्रोजन मतलब मैं क्या लूं, एक नाइट्रोजन N लूं या N2 लूं, तो जब देखो अब तुम कंफ्यूज, अब क्या करेंगे, अब वही कहानी आती है कि सर नेचर में क्या मिलता है, तो नेचर में क्या मिलता है N2, इसलिए मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा, N2 के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन में तो दोनों आ जाते हैं ना, लेकिन मुझे करना किसके हिसाब से N2, क्योंकि नेचर में यही अवेलेबल है, तो इतना मोल N2 है, उससे पता करना है कितना एटम N2 आएगा, तो मोल दिया है मॉलिक्यूल निकाल दो, दूर जा रहे हो तो गुणा कर दोगे Na का,
तो ये कितना मॉलिक्यूल आ गया 0.5 Na मॉलिक्यूल आ गया उतने का। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, वही उसकी एटॉमिसिटी है, तो एटम कितने आ जाएंगे टोटल, तो आप मॉलिक्यूल से एटम पे आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिसिटी का, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.5 Na मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी 2, तो आंसर आ जाएगा Na एटम्स। कितने एटम्स आ जाएंगे Na एटम्स, चेक कर लीजिए एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूं कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं है। ठीक है क्या, चलिए चलो, अच्छा ये बता लोगे क्या 0.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 0.2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम आएंगे, तो मॉलिक्यूल से एटम में चले जाना भाई, 0.2 मोल, मोल है, मोल से पहले मॉलिक्यूल निकाल लो, मॉलिक्यूल से फिर क्या निकाल लो एटम, यहां पर क्या निकालना है 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। अब आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ एटम, तो आपको मास दिया है, मास से फिर क्या निकालो मोल, मोल से फिर क्या निकालोगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर क्या निकालोगे एटम, ऐसे कर लोगे। तो ये आपको होमवर्क है जरा करना, थोड़ा सा क्लास को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, आपके कुछ होमवर्क्स रहेंगे अब। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 14 ग्राम नाइट्रोजन 3.4 ग्राम ऑफ H2S, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताना क्या है मॉलिक्यूल्स, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं आप करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको दिया क्या है 14 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब आप लिख लेना N2, अब आपको 14 ग्राम N2 दिया है, मतलब मास दिया है, क्या मास दिया है, मास से पहले कहां आओगे मोल पर आओगे, फिर मोल से फिर कहां आ जाओगे मॉलिक्यूल पर आ जाओगे, और वही आपको पूछना है 14 ग्राम N2 में कितने मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स तक ही रहना, एटम नहीं पूछा है, 14 ग्राम में कितने हो जाएंगे, पहले आप मोल, मोल पर आने के लिए आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसका मॉलिक्यूलर वेट का, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल जब आपका मोल आ जाएगा तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका एवोगाड्रो नंबर का, वो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा, बहुत आसान सा है। अरे भाई ये 14 दिया है, मोल चाहिए तो 14 से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर वेट का 28 का 1/2 मोल आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो Na/2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब उसको कैलकुलेट कर लो Na/2 क्या होता है, आगे बढ़े, वैसे ही आप H2S वाला अपने आप से करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क है आपका। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड X, तो आपको कंपाउंड X का मॉलिक्यूलर मास बताना है इफ इट्स इतना पार्टिकल वेट्स इतना ग्राम। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड X, तो कंपाउंड X का मॉलिक्यूलर मास बताना है इफ इट्स इतना पार्टिकल वेट्स इतना ग्राम। अब जरा देखना इतने पार्टिकल का मास दे रखा है, कितने पार्टिकल का 3.011 इंटू 10⁹ पार्टिकल का मास दे रखा है इतना ग्राम, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, उसका क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट, तो इतने पार्टिकल से सोचना वेट ये क्या है, ये है गिवन वेट, मतलब मुझे वेट गिवन, एक वेट गिवन है जिसको हम कहते हैं W, गिवन वेट तो हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अगर मुझे क्या बताना है मॉलिक्यूलर मास बताना है तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, अरे भाई अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दूंगा, तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट अपने आप ही पता चल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बराबर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मैं इस वेट से उस नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दूंगा, जो मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि इस X का मॉलिक्यूलर मास बताइए, मॉलिक्यूलर ये देखो ना दिखा है कि इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए, क्या बता लेंगे क्या, तो आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, ये देखो ना दे रखा है X एक गैस है उसके इतने पार्टिकल्स हैं, अगर इतने पार्टिकल्स दे रखे मॉलिक्यूलर मास दे रखा है मतलब इतना मॉलिक्यूल होगा उसका, तो इतने, ये आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है कितना 3.01 इंटू 10⁹9। अब आपको निकालना क्या है इससे नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स निकाला जा सकता है क्या क्या करके, मोल के पास जा रहे हो तो डिवाइड कर दोगे Na का जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो 3.01 इंटू 10⁹9 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, काट कुट लोगे क्या, अरे 1/2 हो जाएगा ये, और 23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, तो टोटल कितना बचेगा -14, और 1/2 क्या हो जाएगा 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14, ये क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ये आ गया आपका क्या नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल से हमको बताना क्या था, मोल्स आ गया तो नंबर, अब वेट से मोल्स को डिवाइड कर दो, वेट कितना दिया है 10⁻12, ये लो वेट दिया हुआ है
10⁻⁻12 और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है आए हैं 0.5 × 10⁻⁻14, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14, यही है नंबर ऑफ मोल्स। अब ये है क्या 1/2, 0.5 का मतलब है 1/2 ही तो है, तो 1/2 ऐसे करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, अरे भाई वहां -12 था कि 12 था, एक मिनट रुको, हाँ -12 था, ओके वेरी गुड, हाँ 10⁻⁻12 और ये -14 उठ के ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, और ये इससे कटेगा तो 2 बचेगा, तो यह आंसर आ जाएगा 200। हाँ मोलिकुलर वेट कितना आ गया 200 ग्राम्स। बोलो भैया मोलिकुलर वेट क्या निकल के आ जाएगा 200 ग्राम्स। आगे बढ़े, जरा अटेम्प्ट करिएगा, आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, हाँ अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या ट्राई करके आओगे क्या? अब क्लास को आज मैं खत्म करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा लेंदी हो गई। अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करेंगे। मैं अप्रोच बता देता हूं करना कैसे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ CCl4 एट 200 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपको क्या दिया है, एक मॉलिक्यूल CCl4 कितने डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, एक नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पर आपको कहानी दे रखी है। अब हमसे क्या कह रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एक मॉलिक्यूल CCl4। अब सोचो एक मॉलिक्यूल CCl4 है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो क्या एक मॉलिक्यूल CCl4 का मास निकाला जा सकता है? बिल्कुल। क्यों? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से कहां चले जाओगे, मोल पर, फिर मोल से फिर किधर चले जाओगे, मास पर। ये आपका कहानी है। तो एक मॉलिक्यूल का CCl4 का मास निकल आएगा, मास निकाल लेना। अब जो भी मास आपका आएगा यहां से क्या आ जाएगा, मास। ये देखो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है क्या। अब डेंसिटी होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपने आप निकल आएगा। मास आप यहां से निकाल लेंगे और डेंसिटी ये दे रखी है, तो मास जो आपका यहां से निकलेगा उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देना, आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। बोलो समझ आ रहा है प्रोसेस। तो आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है, उससे मोल निकाल लीजिए, मोल से मास निकाल लीजिए, तो एक मॉलिक्यूल का क्या मास है वो पता चल जाएगा, और डेंसिटी दे रखी है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहां से मास रख दो और डेंसिटी यहां से रख दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रही है भैया? आगे बढ़ो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, सेम कहानी इसकी भी है, बस इसमें कुछ कहानी। तो इसमें पूछा है कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। पिछली बार मॉलिक्यूल्स दिया था, हमने मास निकालकर डेंसिटी मास निकाला और उसको उससे वॉल्यूम निकाल दिया। इस बार आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। अब देखो बस कहानी बदल दिया है, इस बार वॉल्यूम दे दिया है, तो वॉल्यूम से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सॉरी, इस बार हमको क्या दे रखा है, हाँ वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी भी दे रखी है इतनी, तो हमको मास पता चल जाएगा। अरे भाई ये दोनों दे रखे हैं तो मास पता चल जाएगा क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, मास पता चल जाएगा। अब सोचो, अब अगर आपको मास पता चल गया, अरे भैया ये देखो ना 1 लीटर ये है, मतलब वॉल्यूम पता है मुझे, डेंसिटी ये दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी दे रखी है, तो आप इससे गुणा कर दीजिए, आपको क्या अंदाजा लग जाएगा, मास। क्या अंदाजा लग जाएगा, मास। अच्छा वॉल्यूम रखोगे किसमें, बोलो। मास चाहिए किसमें, ग्राम में, तो वॉल्यूम किसमें रखना पड़ेगा, मिलीलीटर में। इसको करवा ही देता हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर करवा नहीं दो, खाली डिस्कस करो। चलो करते हैं इसको। तो मुझे मास सबसे पहले निकालना पड़ेगा, वो किस कैसे निकलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है 0 कितना दे रखी है भैया, 88, तो 0.88 स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही आप डेंसिटी मानते हुए आंसर लाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml। तो क्या आ गया, 880, ये आ गया आपका मास। क्या आ गया, मास। किसका, किसका मास, बेंजीन का, एक मॉलिक्यूल का मास, सॉरी बेंजीन का, जो आपका 1 लीटर था, 1 लीटर बेंजीन था, उसका मास निकल के आ गया 880 ग्राम। अब आगे देखिएगा उसमें कितना बेंजीन। अब आपसे पूछा क्या है, हाँ इतने में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो मास पता चल गया। अरे भाई मास पता चल गया, मोल निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे, तो 880 है, इसको भाग दे दो किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, बेंजीन है C6H6, 12 छक्का
अरे भाई कार्बन होता है 12, 12 तो कितने कार्बन है 6, तो 72 ये हो जाएगा, और 6 ये तो 78, तो 78 से भाग दे दो, तो 880 डिवाइडेड बाई 78, ये आ गया आपका मोल। अब आपको निकालना क्या था, मॉलिक्यूल, तो आप दूर जा रहे हैं तो n से गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 880 मल्टीप्लाइड बाई एन क्या है एवोगैड्रो नंबर, तो 880 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 78। अब इसको कैलकुलेट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि कैसे निकलेगा। बोलो कहानी समझ आ रही है, अप्रोच यही रखेंगे आप, अप्रोच समझ आ रही कि नहीं समझ आई। चलो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट एसटीपी। तो अब आप देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे आपको वॉल्यूम बताना है, निकाल दोगे क्या भैया, 14 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा। अब ये देखो ये क्या दे रखा है 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को आप क्या मानेंगे, जो वो फ्रीली अवेलेबल होता है N2 उसको मानते हुए आंसर देना है। बोलो बात समझ में आ गया। अब आपको वॉल्यूम बताना है क्या होगा, वॉल्यूम कैसे बता पाओगे, सबसे पहले यहां पे मास दे रखा है, तो मास से कहां जाना पड़ेगा, मोल, फिर मोल से फिर कहां आ जाओगे, वॉल्यूम। यही कहानी करनी है तुमको। मास कितना दे रखा है वो देखो 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो हमको N2 के लिए निकालना है, ये कितना है, कितना 14 ग्राम। अब मोल पर आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट का, N2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, तो इससे 28 से डिवाइड कर दो, तो 14/28 कितना जाएगा 1/2 मोल्स आ जाएगा, क्या नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/2, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/2 मोल। अब मुझे क्या बताना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में एसटीपी क्या करना पड़ता है, मोल से दूर जा रहा हूं तो लीटर में वॉल्यूम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, तो कितना आ जाएगा आंसर, कितना वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 11.2 लीटर, ये आ जाएगा वॉल्यूम। अब यहां से क्या दे रखा है मॉलिक्यूल, और यहां पे क्या दे रखा है मोल, दोनों में आपको क्या बताना है, वॉल्यूम कितना होगा। अब मॉलिक्यूल से अगर बताना है तो सोचो मॉलिक्यूल से बताने के लिए क्या करोगे, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है उससे अगर वॉल्यूम तक पहुंचना है तो मॉलिक्यूल से सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल, फिर मोल से फिर कहां आ जाएगा वो वॉल्यूम पे, कहानी खत्म। जितना भी मॉलिक्यूल हो उससे मोल की तरफ जा रहे हो तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, फिर वॉल्यूम की तरफ जा रहे हो तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया रखा है उसको पहले एवोगैड्रो से डिवाइड करो, फिर 22.4 से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम निकल आएगा। अच्छा जी, और क्या था, अब मोल, अब आपको एक क्वेश्चन और है, मोल ऑफ SO2 0.1 मोल ऑफ SO2, तो मोल से अगर वॉल्यूम जाना है तो सबसे आसान है ना, मोल से वॉल्यूम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो किसका 22.4 लीटर का, तो हमको क्या दे रखा है कितना मोल 0.1 मोल SO2 का, तो कितना 0.1 मोल में कितना वॉल्यूम आ जाएगा, गुणा कर दो 22.4 का, तो कितना आंसर आ जाएगा 2.24। अरे भाई 0.1 का गुणा करोगे 22.4 में इसमें तो 2.24 ही तो आएगा, देखो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा 2.24 लीटर। तो SO2 के 0.1 मोल में 2.24 लीटर वॉल्यूम आएगा एसटीपी पर। कहानी समझ आई, अगला क्वेश्चन चलिए। चलो भैया यहां तक की कहानी ही थी, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, आज की कहानी यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आई होप 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो चुकी है। अब यहाँ पे इस क्लास को बंद करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपसे डिस्कस किए, कंसेप्ट एक ही था। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट क्या कहता था आपका, मोल से कैसे आगे पीछे आना है आपको समझ में आ जाना चाहिए। दो ही रास्ते हैं, मोल की तरफ जाओगे तो डिवाइड करोगे, मोल से दूर जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है, बस आपका कहानी आसान है, उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करते रहिए। आप हर एक क्वेश्चन को टैकल करिए, आप बड़े प्रेम से मोल के सारे क्वेश्चन यहां से डील कर सकते हैं। बोलिए समझ आ गई क्या, चलो और कोई बात कुछ कहना चाह रहे हो तो जरा कमेंट वमेंट कर दो भैया, देख लें हम भी, फिर इस लाइव स्ट्रीमिंग को बंद किया जाए। थक गए यार, क्योंकि गर्मी थोड़ा है ना, तो गर्मी से क्या हो जाता है, थकावट आ जाती है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे कि नहीं, जरा बताना मुझे। मजा आया, मजा आया कि नहीं आया, मजा आ गया। 1.5 घंटे की क्लासेस हो रही हैं आपकी,
तो मोल कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल्ड वे में कैसे पढ़ाते हैं अभी तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है कि ऐप पे जा रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इससे बेहतरीन कंटेंट आप पा सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई धुरंधर नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए दो लाइव को बंद करने का समय आ गया है। हालांकि सर कहीं चले गए हैं ऑपरेटर साहब, तो मैं देखता हूँ मेरे से बंद हो पाता है कि नहीं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे किसी क्लास में क्या अगले दिन। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद। बंद करते हैं, धन्यवाद।